अगर तुम इतने धर्म के बड़े ठेकेदार हो तो ज्योतिष मठ पर सबसे बड़ी चिंता आपकी होनी चाहिए। नहीं, मैं आप नहीं बोलेंगे, मैं धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये कॉर्पोरेट के ठेकेदार है। हाँ, जो भी उसको आप जैसे कह लें, लेकिन हाँ नहीं, वो वोट के लिए धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं, वोट के लिए धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं, वो भी किया है। मोदी जी अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्ववादी मानते हैं, तो अब वहाँ तो बहुत बड़ा देवभूमि से आए लोग हैं, कम से कम सबको एक एक घर ही बनवा के दे दे। मोदी जी को न हिमालय पता है, मोदी जी को धर्म पता है, मोदी जी को न संस्कृति पता है। मोदी जी एक बात को जानते हैं कि मोदी जी ये जानते हैं कि किस ढंग से वह लोगों की भावनाओं को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट सकते हैं और उसमें वोट ले सकते हैं। सरकार तो ये कह रही कि जो आंदोलन कर रहे हो माओवादी हैं, वो तो कह रहे हो नक्सली हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह हमारे लोगों के प्रति कितने संवेदन हैं और हमारे लोगों के प्रति कितने चिंतित हैं। कि एनटीपीसी गो बैक, एनटीपीसी गो बैक का मतलब है कि बड़ी दैत्याकार परियोजना और विकास के नाम पर थोपी गई योजनाओं का विरोध करना। इसलिए हम एनटीपीसी गो बैक और हिमालय को बचाने के लिए हम विनाशकारी मॉडल गो बैक कह रहे हैं। पहाड़ को आपने लील लिया, छीन लिया, खत्म कर दिया, आपको पहाड़ के संवेदनाओं का पता नहीं है, आप कॉर्पोरेट के साथ, पूंजीपतियों के साथ आप शामिल हो गए सब लोग। दोस्तों नमस्कार। हजारों परिवार जोशी मठ में किस तरह के जीवन जी रहे हैं आज के वक्त में, और जिन्हें विस्थापित किया गया, क्योंकि जोशी मठ जो दरक रहा है, उनके मकानों में जो दरारें आ रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने खाली कराई। आखिर उत्तराखंड देवभूमि, और उस देवभूमि में जोशी मठ जगह और भी कई जगह पे खबरें आ रही है कि वो भी दरक रही है। लेकिन ये पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, जो नेचर के साथ रहते हैं, आज जंतर मंतर पे आए हैं और जोशी मठ बचाओ का ये नारा लगा रहे हैं यहाँ पे। आखिर पहाड़ी क्षेत्र जो दरक रहे हैं आज के वक्त में, और कई जगह दरक रहे हैं, आखिर क्यों दरक रहे हैं? सबसे पहली बात कि जब भी पहाड़ों में निर्माण का कोई कार्य किया जाता है, वो बहुत कंट्रोल्ड किया जाता है। कई विशेषज्ञ ने इस पर राय दी है सरकार को। पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण, और खासकर जोशी मठ एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट था, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका अहम रोल बताया जा रहा है जोशी मठ के दरकने में भी। हमारे साथ जो खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज ये नौबत क्यों और कैसे आ गई कि आप ये नारा लगा रहे हैं जोशी मठ बचाओ, कैसे ये सब हो गया सर? पहली बात तो है कि जोशी मठ बचाओ का नारा एक प्रतीक है पूरे हिमालय को बचाने का, और हिमालय के बचने का मतलब सिर्फ जोशी मठ का बचना नहीं है, सिर्फ हिमालय का बचना नहीं है, बल्कि हिमालय पर बहुत एक बड़े भूभाग की निर्भरता है, जो भारत भी है और एशिया भी है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक इस समय हिमालय है, और उसके बचने की एक ही शर्त है कि जब हिमालय के लोग बचेंगे। अगर हिमालय के लोग नहीं बचेंगे तो हिमालय नहीं बचेगा। अभी आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि विष्णुगार परियोजना की, हमारे यहाँ जो परियोजना एनटीपीसी की है, जो तपोवन विष्णुगार परियोजना है, वह 2002 में आखिरी उसमें समझौता हुआ था सरकार के साथ, और उस समय तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था कि इसको मत बनाइए, क्योंकि 11 किलोमीटर की सुरंग उसका जोशी मठ से निकलनी थी। तो उस समय लोगों के विरोध को सुना नहीं गया, और 2009 में इसी तपोवन विष्णुगार जो परियोजना है, उसका जो है उसकी सुरंग फटी थी, और उसके फटने से वहाँ पर एक मशीन भी अटकी थी, आप सब लोगों को पता होगा। तो उस समय भी हमने कहा था कि एनटीपीसी को यहाँ से जाना चाहिए और उसको यहाँ का मुआवजा देना चाहिए। और इस बार सिर्फ विष्णुगार तपोवन परियोजना की बात नहीं है, बल्कि जोशी मठ के आसपास इसका 7 परियोजनाएं और भी चल रही हैं। अभी मैं जोशी मठ से ही आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपने एक बात कही है कि 2002 या 2009 की हम बात करें, मौजूदा सरकार आखिर उसको बंद कर देती, लेकिन सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है, आपको ये समझते हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट के साथ में खड़ा है। रोड का चौड़ीकरण, कोशिश की जाती है कि सड़क को इतनी चौड़ी करें 9 मीटर, ताकि उस पर टोल लगाया जा सके, कमाई का एक जरिया बना लिया। इस सब का भी बहुत बड़ा हानि हुआ है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो हमारे पुरखे थे, उनने 2 चीज़ें हमसे कही थी। एक कहा था कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में सीटी बजाना मना है और जोर से बोलना मना है। उन्होंने ये भी कहा कि ताली भी नहीं बजाना है। क्यों कहा था? इसलिए क्योंकि वो पहाड़ की संवेदनशीलता को जानते थे, क्योंकि जो हमारा मध्य हिमालय है वो बहुत बात का बना हुआ पहाड़ है और बहुत ही कच्चा पहाड़ है, जिसमें अभी भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो अभी बनने की स्थिति में है। आप ताली नहीं, मैं रुकूंगा थोड़ा सा बीच में। ताली बजाने की आप बात करें, आवाज लगाने की बात करें, पता है मुझे, लेकिन उसी पहाड़ों में आज के डेट में किस तरह से विस्फोट किए जा रहे हैं, पूरी बात तभी कर पाऊंगा ना, मैं तभी कर पाऊंगा ना, उसका कंसेंट वही है ना। तो जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि सीटी बजाना मना है, जहाँ कह रहा था ताली बजाना मना है, वहाँ पर आप 100
1600 किलोमीटर की सुरंगें आप वहाँ खोद रहे हैं, एक एक परियोजना से 22-22 किलोमीटर की सुरंगें खोद रहे हैं। आप ऑल वेदर रोड के नाम पर पूरी अलखनंदा पर पूरा मलबा डाल रहे हैं, और उसके अलावा पूरे पहाड़ को आपने लील लिया, छील लिया, खत्म कर दिया। आपको पहाड़ के संवेदनाओं का पता नहीं है, आप कॉर्पोरेट के साथ, पूंजीपतियों के साथ आप शामिल हो गए सब लोग। तो हिमालय को देखने की दो दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि है उसको आध्यात्मिक और एक बहुत बड़े पैमाने पर देखने की, उसको प्राकृतिक संसाधनों के साथ देखने की। एक दृष्टि देखने की, लुटेरों की दृष्टि देखने की। जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद आई हैं और 70 के दशक के बाद जो विकास का जलजला पूरे देश के अंदर आया, दुनिया के अंदर आया, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों में पड़ा है, जहाँ पर उन्होंने विकास के नाम पर और उन्होंने हिमालय को रौंदने के नाम पर, आपने हिमालय को जीतने के नाम पर जो दम्भ आपने पैदा किया है, उसी का परिणाम है कि जोशीमठ हो रहा है और जोशीमठ होते रहेंगे। अभी बहुत सारे जोशीमठ हैं। ये जोशीमठ सिर्फ क्योंकि हमारा जो पूरा हिमालय है वो आपके 4th और 5 जोन में है, और जहाँ पर वो हर समय खतरे में रहता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि आपदाएं हमारे लिए नई नहीं है। हमारे यहाँ पहली बड़ी आपदा जो है 1803 में आई थी, और उसके बाद हमारे यहाँ 1872-73 में आई थी। हमारे यहाँ 1970 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी अलकनंदा के अंदर। लेकिन इन तमाम आपदाओं के बाद भी हमारे यहाँ वो जनहानियाँ नहीं हुई, हमारे यहाँ उस ढंग का लोगों को कभी कोई बेचैनी नहीं हुई। लेकिन आज जो जिसको हम कहते हैं कि मानव जनित है, जो लोगों ने जिन आपदाओं को पैदा किया है, उन लोगों द्वारा लाई गई आपदा का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो जोशीमठ है। इसीलिए हम सब लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी गो बैक। एनटीपीसी गो बैक का मतलब है कि बड़ी दैत्याकार परियोजना और विकास के नाम पर थोपी गई योजनाओं का विरोध करना। इसलिए हम एनटीपीसी गो बैक और हिमालय को बचाने के लिए हम विनाशकारी मॉडल गो बैक कह रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि जिस रोड मॉडल को विकास में सरकार दिखाती रहती है और कुछ दिखाने को तो है नहीं, आज वही जो रोडों का काम है, निर्माण का काम है, सबसे बड़ा एक आपदा जो जोशीमठ के लोगों पे आई है। पहाड़ों की लोगों की इनकम बहुत सीमित होती है। उस वक्त में उनका घर का चला जाना, बहू होंगे, बेटियां होंगे, बच्चे होंगे, छोटे, ठंड का एरिया है, क्या 2-4-5 लाख रुपए कंपनसेशन से उनकी जीवन चल जाएगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं चलना है। सरकार जिस ढंग का रवैया अपना रही है और सरकार जिस ढंग से उसके ऊपर, यहाँ तक कि आपने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारी सरकार तो कह रही है कि 70% जोशीमठ सही है, और सरकार तो ये कह रही है कि जो आंदोलन कर रहे हो माओवादी हैं, वो तो कह रहे हो नक्सली हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वह हमारे लोगों के प्रति कितने संवेदन है और हमारे लोगों के प्रति कितने चिंतित हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये माओवादी है, आतंकवादी है। यही बात तो देश के किसानों के साथ भी की जा रही थी। यही बात तो आज के वक्त में बेरोजगार आवाज उठा दे तो उनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या से नवाजा जाता है। आप एक देवभूमि से आए हैं, मोदी जी अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्ववादी मानते हैं, तो अब वहाँ तो बहुत बड़ा देवभूमि से आए लोग हैं, कम से कम सबको एक एक घर ही बनवा के दे दे। मोदी जी को न हिमालय पता है, मोदी जी को धर्म पता है, मोदी जी को न संस्कृति पता है। मोदी जी एक बात को जानते हैं कि मोदी जी ये जानते हैं कि किस ढंग से वह लोगों की भावनाओं को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट सकते हैं और उसमें वोट ले सकते हैं। हम इस बात को इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ये वही मोदी जी हैं जो 2014 के इलेक्शन में उत्तराखंड में आए थे, उसके बाद 2019 के इलेक्शन में आए, और अभी भी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आए, और पूरे पहाड़ के लोगों को उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूँ और मैं तो जोशीमठ को जानता हूँ, मैं तो बद्रीनाथ को जानता हूँ, मैं तो केदारनाथ को जानता हूँ, मेरी तो आस्था हिमालय पर है और हिमालय को मैं अपना पिता समान समझता हूँ। लेकिन अपने पिता के साथ इतने अन्याय करने वाले नीतिकार हमने आज तक पहली बार देखे। जो गंगा को अपनी माँ कहते हैं, जो गाय की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं, वो उसी जोशीमठ में जो शंकराचार्य ने 4 धामों का निर्माण किया था उसमें एक ज्योतिषपीठ भी है। अगर तुम इतने धर्म के बड़े ठेकेदार हो तो ज्योतिषमठ पर सबसे बड़ी चिंता आपकी होनी चाहिए। मैं आप नहीं बोलेंगे, मैं धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये कॉर्पोरेट के ठेकेदार है। हाँ, जो भी उसको आप जैसे कह लें, लेकिन हाँ नहीं, वो बोर्ड के लिए धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं। बोर्ड के लिए धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं, उन्होंने वो भी किया है। लेकिन मेरा अभी ये कहना है कि पूरे हिमालय की संवेदनशीलता को देश के साथ जोड़ें, विश्व के साथ जोड़ें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हिमालय आध्यात्म, संस्कृति और आर्थिक पूरे एक चेतना का पूरा प्रवाह है। गंगा जब निकलती है तो 2500 किलोमीटर गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक जाती है, तो देश को सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से संपन्न करती है। तो अगर हम उस कैचमेंट एरिया को पानी के खत्म करते हैं तो देश की सांस्कृतिक धारा को भी बाधित करते हैं। तो इसलिए मैं धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि जो गंगा की बात करते हैं पहले जोशीमठ की बात करें, तब उसके बाद हम देखेंगे कि देश कैसे बचेगा। नहीं, आज जो जोशीमठ का हाल है और भी पहाड़ी क्षेत्र में ये हाल हो रहा है, कहीं शुरू हो चुका है। तो जहाँ पे लोग, पहाड़ के लोगों को मैं कहता हूँ बहुत सीधे साधे लोग होते हैं और आम दुनिया से काफी शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वही तो ताली भी बजाते रहते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। उनको पता है कि क्या विकास हो रहा है और क्या अभी सर्वनाश हो गया ना जोशीमठ का। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मौजूदा वक्त में सिर्फ एक राजनीति है कि वोट की गंगा कहाँ से बहाना है, उस गंगा के अंदर में कितना गाँव, कितना पहाड़ डूब जाए, इसको कोई पूछने वाला नहीं है और इसकी फिक्र भी शायद किसी को नहीं है। नमस्कार।